ससुराल एक दिन बंद रहेगा। संडे का दिन जब सब संडे एंजॉय करते हैं, वहीं नीतू और प्रिया दोनों देवरानी और जिठानी रसोई में लगी रहती हैं। तभी किरण नीतू को आवाज देती है, बहू खाना लगा, अंकुश और दिवेश हड़बड़ा रहे हैं, निकलना है उन्हें। तुम लोग अपने बाकी काम बाद में कर लेना। ला रहे मम्मी जी, प्रिया नीतू से कहती है। भाभी आज भला संडे को इन लोगों को क्या ही काम है, एक दिन भी छुट्टी ना लेते हैं ना हमें लेने देते हैं। अरे तू तो फिर भी अभी 6 महीने से देख रही है, मुझे 3 साल हो गए। पता नहीं इन्हें क्या ही है, घर में इनसे रहा ही नहीं जाता। अगर कभी गलती से ऑफिस से छुट्टी ले भी ली तो आराम नहीं करेंगे या किसी दोस्त के साथ घूमने चले जाएंगे या किसी को घर बुला लेते हैं। मेरे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं होता। वही ना भाभी, फिर मम्मी जी कहती हैं बच्चे कर लो तुम लोग। अब इन्हें कौन बताया बच्चे करने के लिए पति के पास टाइम भी होना चाहिए पत्नी के लिए। इतने में दिवेश आवाज देकर कहता है, चलो मैं निकल रहा हूं, तुम पता नहीं खाना कब लगाओगी। नीतू और प्रिया खाना लेकर टेबल पर पहुंच जाती हैं और सबको खाना परोसती हैं। बस ला ही तो रही थी, अब मेरे पास 2 ही हाथ है। एक काम करो, जरा मेरा बैग तो लाकर दो मुझे कमरे से। हाँ अभी देती हूँ। तब अंकुर कहता है, नीतू मेरी वो व्हाइट वाली शर्ट कल धोकर आयरन करके रख देना, क्योंकि बहुत जरूरी है, कल ही पहनना है, मीटिंग है और बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं। जी कर दूंगी। दोनों भाई खाना खाकर अपने काम पर निकल जाते हैं। यहाँ दोनों देवरानी जिठानी पहले तो रसोई का सारा काम करती हैं, फिर नाश्ता करती है। उनका नाश्ता होता ही है कि किरण नीतू से कहती है, नीतू रात के खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, आज तुम कुछ अच्छा खाने के लिए बना लेना। मम्मी जी आपकी सहेली, आप ही बताइए क्या बनाऊं, वरना बाद में आप कहेंगी कुछ अच्छा बना लेती बहू, ये क्या बना दिया। मटर पनीर, पुलाव, फुलके, मिक्सी वेज और रायता बना ले। एक काम कर, मुझे तो भूख नहीं है, दोपहर में मैं खाना नहीं खाऊंगी। तू दोपहर में सब्जी बनाकर रख ले और बाकी तैयारी शाम को कर लेना, तो तुझे दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है मम्मी जी। नीतू प्रिया के कमरे में जाकर उससे कहती है, प्रिया तू कपड़े धो ले, मैं जरा हॉल ठीक कर लेती हूँ, सोफे के कवर और पर्दे भी बदल देती हूँ, मम्मी जी की सहेली आने वाली है ना। भाभी सबका संडे होता है और हमारा मरण डे। 2 मिनट भी कोई कैसे आराम कर ले, हो ही नहीं सकता इस घर में। बहू नहीं जैसे हम काम वाली हैं। आपको पता है मेरी सहेली गोवा घूमने गई है अपने पति के साथ। यहाँ गोवा तो क्या घर से निकलने तक मिल जाए वही काफी है। नसीब अपना अपना। चल काम में लग जा, फिर हमें खाना भी बनाना है, मम्मी जी की लिस्ट तो तुझे पता ही है। प्रिया और नीतू एक पैर पर लगी रहती हैं। घर का सब काम करके दोनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। भाभी मैं मटर पनीर की तैयारी करती हूँ, तब तक आप मिक्स वेज के लिए सब्जी काट लीजिए। अंकुर तो बिना आलू की सब्जी के खाना ही नहीं खाते, आलू दम भी बनाना पड़ेगा। जब इतना सब बनाएंगे तो आलू दम भी सही। दोनों मिलकर खाना बना लेती हैं। शाम होते ही किरण की सहेलियां घर आती हैं। आओ आओ बैठो बैठो, चाय बनवाऊं या कोल्ड ड्रिंक्स लोगी? मुझे तो कॉफी चलेगी। मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेकिन ऑरेंज वाला। हाँ मुझे चाय चलेगी। प्रिया देखो आंटी लोगों ने जो जो कहा लेकर आओ। लाती हूँ मम्मी जी। प्रिया चाय, कोल्ड ड्रिंक और कॉफी लाकर सबको देती है। बहू साथ में कुछ ले आओ ना, ये भी बताना पड़ेगा क्या? वो मम्मी जी भाभी तल रही है ना गरम पकौड़े। किरण क्यों बहुओं को परेशान कर रही है? अरे ये क्या बात हुई? अरे घर में कोई आया है तो काम तो करना होगा ना। नीतू सबको गरम गरम पकौड़े देती है। खाकर सबका पेट भर जाता है। बहू इसी में पेट भर गया, खाना क्या ही खाएंगे? वही ना, अब क्या ही खाएंगे। अरे अभी कौन सा खाना खा रहे हैं, आराम से 9 बजे खाएंगे, तब तक तो सबको भूख लगी जाएगी। चलो कमरे में चलते हैं गप्पे लगाने। किरण अपनी सहेलियों के साथ कमरे में चली जाती है और बातें करने लगती है। नीतू प्रिया से कहती है, प्रिया सब आने वाले होंगे, चल अब चावल चढ़ा देते, गरम गरम रहेगा। भाभी पहले इन लोगों से फोन करके पूछ तो लीजिए, मम्मी जी की सहेलियों का पता नहीं वो खाएंगी कि नहीं खाएंगी। ठीक है पापा जी को फोन कर ले। प्रिया राजेश को फोन करती है तो वो कहते हैं, पापा जी आप कितनी देर में आ रहे हैं? बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ बहू, अंकुर और दिवेश भी मेरे साथ ही है, दोनों दुकान आ गए तो हम आ रहे हैं। प्रिया नीतू से चावल चढ़ाने को बोल देती है। नीतू चावल का पुलाव बना लेती है। तब तक तीनों बाप बेटे घर आ जाते हैं। उनके आते ही नीतू और प्रिया उन्हें चाय देती हैं। आओ सब फ्रेश हो जाओ, मम्मी जी की सहेलियां आई हुई है ना खाने पर, सबका खाना साथ में ही लगा देंगे अब। ठीक है बेटा। सब खाने की टेबल पर आते हैं। नीतू और प्रिया सबको खाना परोस देती हैं। खाना बहुत अच्छा बना है किरण,
तेरा नसीब बहुत अच्छा है जो ऐसी बहू मिली है। वाह, वो तो है। बहू, तुम भी साथ में खा लो ना। नहीं नहीं आंटी, सब खा लेंगे, फिर काम सलटाकर हम भी खाएंगे। धीरे से प्रिया कहती है, हमारे नसीब में गरम खाना है ही का। कुछ कहा क्या बहू? नहीं मम्मी जी, मैं भला क्या कहूंगी। प्रिया और नीतू सबको खिला पिलाकर ठंडा खाना खाती हैं। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। एक दिन अंकुर को उठने में देर हो जाती है। उसकी आंख 8 बजे खुलती है। उठते ही वो अपना फोन देखता है और कहता है, अरे आज तो बहुत देर हो गई, क्या करूं, ऑफिस के लिए बहुत देर हो जाएगी, बॉस को कोई गोली खिलानी होगी। अंकुर तुरंत बाथरूम में भागता है और नीतू को आवाज देकर कहता है, नीतू मेरे कपड़े निकाल कर दो जल्दी से, और मेरा ऑफिस बैग भी पैक कर दो, पहले ही बहुत देर हो गई है। जी अभी कर देती हूँ। नीतू एक एक सामान अंकुर के हाथ में पकड़ाती है। नाश्ता करके तो जाइए। अरे नहीं, पहले से आधा घंटा लेट हो, खाना खाने लगा तो और देर हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, जब रविवार को ऑफिस जाते हो तब कुछ नहीं, कभी तो आदमी को अपने लिए वक्त चाहिए ना। बोल देना घर में कुछ काम था, और मैं तुम्हारे बॉस के लिए भी लंच पैक कर दूंगी, फिर तो वो कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, चलो दे दो। अंकुर जल्दी से नाश्ता करके लंच लेकर ऑफिस के लिए चला जाता है। ऑफिस पहुंचते ही अंकुर बॉस शैलेश से कहता है, सर वो आज घर में थोड़ा काम था ना, तो मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं सर, ये लंच आपके लिए मेरी वाइफ ने भेजा है। मटर के पराठे, वाह जी बहुत पसंद है। वैसे आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया, खा लेता हूँ। शैलेश मटर के पराठे खाकर कहता है, भाई अंकुश, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी वाइफ इतना अच्छा खाना बनाती है, कभी तो हमें खाने पर बुलाओ। हाँ सर, इस संडे को आप अपने फैमिली के साथ इनवाइटेड है, आइएगा। बिल्कुल जरूर आऊंगा। अंकुर बच जाता है और नीतू को फोन करके कहता है, आज तो बच गया यार, तुमने ठीक किया लंच देकर। मुझे ना बॉस को घर पे इनवाइट करना पड़ा है। कोई बात नहीं, ऐसे भी कोई ना कोई तो आता ही रहता है, कम से कम बॉस आएंगे तो तुम्हारे प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ इतने में दिवेश का फोन प्रिया को आता है और वो कहता है, प्रिया मेरा प्रमोशन हुआ है। मेरे ऑफिस कलीग ना मुझसे पार्टी मांग रहे थे, तो मैंने उन्हें आज रात को डिनर पर घर ही बुला लिया। अच्छा ठीक है, 6 बजे तक आ जाएंगे हम, तुम सब तैयार रखना। प्रिया नीतू के पास जाकर कहती है, भाभी 6 लोगों के हिसाब से खाना बनाना है रात का, दिवेश के दोस्त आ रहे हैं। ठीक है ना, बना लेंगे, वैसे इस संडे को अंकुर के बॉस भी घर आ रहे हैं। ओह ठीक है भाभी, तो खाने का मेनू आप बना लोगी, क्या बनाना है, पार्टी टाइप लगना चाहिए ना। पहले 6 बजे उन्हें चाय कॉफी ठंडे के साथ पनीर पकौड़े दे देंगे, फिर थोड़ी देर बाद चाउमीन और मंचूरियन, फिर डिनर में पुलाव तड़का और रोटी पालक पनीर, सही है ना। हाँ बिल्कुल। प्रिया और नीतू मिलकर रात के खाने की तैयारी में लग जाते हैं। शाम तक खाना बनाकर दोनों फ्री होती हैं। इतने में ही दिवेश अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। आप सब बैठिए, मैं चाय कॉफी लाती हूँ। ठंडा भी लेकर आना। प्रिया चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक के साथ पनीर पकौड़े लेकर आती है। फिर नीतू चाउमीन और मंचूरियन लगाती है। भाभी आप लोग तो घर में ही पार्टी की तैयारी कर लेते हैं, इतना सब कुछ बनाया, बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, हमें तो आदत है। आप लोग ये खाइए, फिर मैं खाना गरम करके लगाती हूँ। आज तो जमकर खिला दिया भाई, हमें पता नहीं था तेरे घर में इतना सब बनता है। वैसे पार्टी कैसी लगी? कहीं रेस्टोरेंट में जाते तो इतना मजा थोड़ी ना आता। वही ना। भाभी के हाथों के मटर के पराठे अंकुर भैया के बॉस को इतने पसंद आए कि वो संडे को खाने के लिए घर आ रहे हैं। तब तो मैं भी अपने बॉस को उसी दिन बुला लेता हूँ। हाँ यार बुला ले, वैसे भी उन्हें पता चलेगा कि तुमने हमें अपने घर पर पार्टी दी और उन्हें नहीं बुलाया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वही तो। सब खा पीकर खाने की तारीफ करके अपने घर चले जाते हैं। अगले संडे दिवेश और अंकुर दोनों के बॉस अपनी अपनी बीवियों के साथ आने वाले होते हैं। सुबह से ही प्रिया और नीतू रसोई में लग जाती हैं। आज दिवेश और अंकुर भी घर पर ही होते हैं और बार बार प्रिया और नीतू को डिस्टर्ब करते रहते हैं। प्रीतू बॉस के लिए कुछ मीठा बना लेना। हाँ भाई बना लूंगी, आप चिंता मत करो। इतने में दिवेश प्रिया के पास जाकर कहता है, और को ठीक करना है, याद है ना। अरे भाई कर लेंगे हम सब, आप और भैया टेंशन मत लीजिए, मैं और भाभी सब कर लेंगे। आप दोनों भाई बस मुंह बंद करके बैठ जाइए। नीतू प्रिया से कहती है, एक तो काम इतना है, ऊपर से ये दोनों भाई परेशान कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हमें भी तो टेंशन है कि कोई हमारे घर आ रहा है तो हमें सब करना है। कभी हमें लगता ही नहीं कि हम भी इंसान हैं, क्योंकि हम कभी संडे एंजॉय करते ही नहीं। अरे संडे एंजॉय करना हमारे नसीब में कहाँ।
भाभी, संडे तो शादी के पहले हुआ करते थे। सुबह से ही हम घूमने निकल जाते थे। अरे वो तो दिन ही कुछ और थे। इधर शाम का बोलकर दोनों के बॉस दोपहर में ही पहुंच जाते हैं। दिवेश और अंकुर उन्हें बिठाते हैं। अंकुर, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अभी चला आया। मटर के पराठे का स्वाद मेरे मुंह में अभी तक आ रहा है। क्या सर, इट्स माय प्लेजर सर। दिवेश, शाम को मैं थोड़ा कम खाता हूँ तो सोचा अभी चलता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है तुझे? अब नहीं सर। प्रिया और नीतू आकर दोनों से मिलती हैं और नीतू कहती है, अब क्या लाओ, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, अभी ये सब का वक्त थोड़ी ना है, वो शाम को चलेगा। अभी तो मुझे जोरों की भूख लग रही है, खाना ही खा लेते हैं। जी सर, लगाती हूँ। प्रिया और नीतू खाना लगाती है। खाना देखकर शैलेश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, ये क्या है, इतना सारा खाना आप दोनों ने अकेले बना लिया? हाँ सर। लगता है अगले संडे को अपनी मिसेस को लाना होगा, इतना खाना वो तो कभी बनाती नहीं। सब हंसने लगते हैं। खाना खाकर दोनों बॉस बहुत खुश होकर तारीफ करते हैं। खाना बहुत अच्छा बना है, रेस्टोरेंट भी इसके सामने फेल है। अंकुर, तुम्हारी वाइफ तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। इसमें कोई दो राय नहीं कि खाना लाजवाब बना है। सोच रहा हूँ रात तक यहीं रुक जाऊं। अब घर जाकर वही जोमेटो या स्विगी का खाना खाना होगा, क्योंकि मेरी मिसेस तो मायके गई हुई है। सर, आप यहीं रुक जाइए, रात को खाना खाकर ही जाइएगा। नहीं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तुम लोग भी कहोगे हमारा तो संडे खराब कर दिया। नहीं सर, ऐसे भी कौन सा किसी संडे को हम कहीं जाते हैं। हमारे लिए तो वही घोड़ा वही मैदान। तब रुक जाते। विपुल अपना ही घर है, मुझे नींद आ रही है। अंकुर, मैं तुम्हारा कमरा यूज कर लूं? हाँ सर, जरूर। आप दोनों मेरे कमरे में आराम कर लो। शैलेश और विपुल अंकुर के कमरे में आराम करने चले जाते हैं। यहाँ नीतू और प्रिया पहले इनका खाया हुआ बर्तन उठाती हैं, फिर टेबल साफ करके घर के बाकी लोगों को खिलाती हैं। बहू बहुत देर करती आज तो खाने में। मम्मी जी, मैं क्या करती? शैलेश और विपुल सर शाम की जगह अभी आ गए थे तो उनके लिए जल्दी जल्दी खाना लगाना पड़ा। अरे तो क्या हुआ, तुम दोनों दो लोगों में परेशान हो? मेरी किरण तो रोज 35 आदमियों का खाना बनाती थी, वो भी तीनों टाइम। वही तो। अरे बहू, थोड़ा जल्दी किया करो ना। कल मैं और तेरे पापा जी जा रहे हैं केदारनाथ, तुम दोनों तो फ्री ही रहोगी तब। मम्मी जी, मैं जल्दी करती हूँ, थोड़ा कल ट्रेन का खाना बनाना होगा ना, सुबह 4 बजे उठकर। बेटा 4 बजे तो रोज ही उठना चाहिए, कौन सी बड़ी बात है। वो तो तुम दोनों हो जो उठने में इतना देर करती हो। राजेश और किरण खा पीकर अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रिया नीतू से कहती है, भाभी, हमें तो मशीन समझ रखा है पापा जी मम्मी जी ने, इतना करने के बाद भी ये सुनने को मिलता है। वही ना, कोई और मिलती ना तो इन्हें समझ में आ जाता। प्रिया और नीतू सब कुछ करके खुद खाना खाती हैं, फिर दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। रात को खाना खाकर शैलेश और विपुल अपने घर चले जाते हैं। तब जाकर अंकुर और दिवेश लंबी सांस लेते हैं। हाँ, अब जाकर शांति मिली है, सब ठीक से हो गया। हाँ भैया, इनके खाने में कोई गड़बड़ी हो ना, मतलब हमारी नौकरी पर खतरा होना। मेहनत तो मैं और प्रिया करते हैं और थकावट आप दोनों को हो रही है। अरे तुम्हें क्या पता कमाना कितना मुश्किल है। नीतू और प्रिया एक दूसरे की शक्ल देखकर कहती हैं, हाँ भाभी, कमाना बहुत मुश्किल है और घर वाले काम सारे आसान। चलिए भाभी, सोने चलते हैं, सुबह 4 बजे उठकर ट्रेन का खाना भी बनाना है। फिर तुम दोनों तो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल फ्री हो। अब प्रिया को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर नीतू और प्रिया किरण के सफर का खाना बना देती है। हम चलते हैं बहू, घर का ध्यान रखना। दोनों फ्री रहोगी, कोई काम तो होगा नहीं दोनों के पास। राजेश और किरण स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। दोनों बहुएं लंबी सांस भरती है और कहती हैं, चलो अब कुछ दिनों के लिए तो सुकून है। वही बात है भाभी, बस दोनों भाइयों को नाश्ता करवाकर हम दोनों आराम से सो जाएंगे। हाँ यार, नींद ही नहीं पूरी हो रही है। और फिर ना हम लोग शॉपिंग पर भी चलेंगे। सच में भाभी, बहुत दिनों से कुछ लिया भी नहीं है। स्टेशन से दोनों भाई आते हैं और कहते हैं, सुनो नीतू, आज शाम को बुआ जी आ रही हैं। अचानक ही उनका प्लान बन गया। अरे तो उन्हें बोल देते ना, मम्मी जी नहीं है। बोला था वही, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ किसी की शादी में आ रही है तो रुकेंगी यही। मम्मी नहीं है तो क्या है, तुम लोग तो हो ना, अब क्या कहते हैं हम। तकदीर फूटी है हमारी, एक दिन भी हम खुश कैसे रह ले कोई देख नहीं सकता।
दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी सो जाती हैं। दोपहर को फिर दोनों उठकर घर के काम में लग जाती हैं। बुआ जी को भी अभी आना था। वही ना भाभी। शाम को बुआ जी आ जाती हैं और प्रिया और नीतू उनके आगे पीछे करने लगती है। मेरे बच्चों, मैं इस शनिवार की रात चली जाऊंगी। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। सोचा थोड़ी सेवा तुम लोगों से करवा लूं। हाँ, क्यों नहीं बुआ जी। नीतू और प्रिया अब बुआ जी के काम में लगी रहती हैं। उनके हिसाब का खाना अलग से बनाना पड़ता है, फिर उनके पैर दबाने से लेकर सब कुछ करना होता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और शनिवार को बुआ जी वापस चली जाती हैं। अच्छा लगा मुझे, यहाँ फिर आऊंगी। हाँ, चलती हूँ। जी, आप ही का तो घर है। बुआ की जाती ही। अब वापस मत आइएगा। इतने में दिवेश और अंकुर कहते हैं, कल सुबह मेरे बॉस अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं। अरे मेरे बॉस भी आ रहे हैं कल? मतलब जीने नहीं मिलेगा हमें। सुबह सुबह कौन आता है किसी के घर? अरे बस कल की तो बात है, थोड़ा मैनेज कर लो ना, उसके बाद तो फ्री ही हो तुम। ठीक है। अगली सुबह प्रिया और नीतू सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना लेती हैं। 10 बजे शैलेश और विपुल अपनी अपनी वाइफ के साथ आ जाते हैं। शैलेश तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, विपुल भी तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहे थे, तो हम आज साथ में आ गए देखने को। जी, एनी टाइम, आप ही का तो घर है, इसमें बोलने वाली क्या बात है। प्रिया और नीतू सबको नाश्ता करवाती हैं। सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो दोनों। हाँ, बहुत स्वाद है। लगता है संडे हमारे लिए बनाना होगा। अरे भाभी, कोई बात नहीं, आइए ना। पूरा दिन चारों अंकुर के घर पर ही रहते हैं, खाते पीते हैं। नीतू और प्रिया दोनों कामों में लगी रहती हैं। श्रेया और मेघा उनके काम में एक जरा मदद नहीं करती। रात को वो लोग खा पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब हर संडे शैलेश और विपुल अपनी पत्नियों के साथ अंकुर और दिवेश के घर चले जाते हैं। एक संडे जब शैलेश और विपुल अंकुर के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे, तब अंकुर और दिवेश उनकी बातें सुन लेते हैं। ये दोनों भाई कितने बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। माँ समझे वही ठीक है, वरना हमें ऐसे संडे एंजॉय करने कहाँ मिलेगा। ऐसा मुफ्त का होटल, आराम से आकर खाओ पियो आराम करो। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इनकी पत्नियां कभी छुट्टी नहीं लेती क्या? जब देखो वो लोग रसोई में लगी रहती है। वही तो बात है, दोनों भाई अपने साथ साथ अपनी पत्नियों की जिंदगी भी झंड करते जा रहे, लेकिन इस झंड में हमारे तो मजे है, बेवकूफ कहेंगे। हमें क्या भाई, हमारी पत्नियां एंजॉय कर रही है ना। दोनों हंसने लगते हैं। दिवेश और अंकुर ये बात सुन लेते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है। ये तो हमारी इंसल्ट कर रहा है। भैया, हमारे साथ साथ भाभी और प्रिया की भी, अब इन्हें दिखाना होगा। खा पीकर चारों वापस चले जाते हैं। इधर 1 महीने बाद किरण और राजेश वापस आ जाते हैं। दिवेश किरण से कहता है, मम्मी, अब हर संडे को प्रिया और भाभी खाना नहीं बनाएंगी, उनकी छुट्टी रहेगी। और इस संडे हम मनाली के लिए निकल रहे हैं 10 दिन के लिए। अरे बेटा, इतने पैसे बर्बाद मत करो। मम्मी, सब हमारा मजाक बनाते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है अब। किरण चुप हो जाती है। दोनों देवरानी जेठानी खुश हो जाती हैं और मनाली के लिए पैकिंग करने लगती है। इधर दिन बीतने लगते हैं और सैटरडे को शैलेश का फोन अंकुर को आता है। कल हम आ रहे हैं तुम्हारे घर। सर, वो मैं आपको बोलना भूल गया, कल मैं और दिवेश निकल रहे हैं अपने फैमिली के साथ मनाली। मेरी 15 दिन की छुट्टी बाकी है ना, तो अभी 10 दिन लीव ले रहा हूँ और फिर बाद में 5 दिन और ले लूंगा। शैलेश का मुंह बंद हो जाता है। मैं तो ऐसे ही कह रहा था, कोई नहीं, जाओ जाओ एंजॉय। आप सर विपुल सर को भी बता दीजिएगा ना, आपकी तो उनसे अच्छी दोस्ती हो गई है ना। अंकुर और दिनेश घूमने चले जाते हैं। अब हर संडे को नीतू और प्रिया की रसोई बंद रहती है और सभी रिफ्रेशमेंट के लिए घूमने निकल जाते हैं। एकता संतोषी की बड़ी बहू है। एकता बहू कम घर की सास बनने की ज्यादा कोशिश करती। हर चीज में एकता ऐसा दिखाती कि वो इस घर की मालकिन है। हर चीज उससे पूछकर ही होनी चाहिए और उससे बेहतर किसी को कुछ नहीं आता। एक रोज संतोषी एकता से कहती है, पूनम, अब तेरे देवर की भी शादी करनी होगी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान ही नहीं है। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी होगी और फिर शादी में भी तो इतना काम काज रहेगा। माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना, मैं देवर जी के लिए लड़की भी ढूंढ लूंगी और उनकी शादी भी बड़े धूमधाम से करवा दूंगी। आप बस सबसे कह दीजिएगा कि मेरे काम में टांग ना अड़ाए।
अरे कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा, तुझे जो करना है कर। जी मम्मी जी। एकता खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, अब मैं भी सासू माँ की तरह अपनी देवरानी पर हुकूमत करूंगी। एकता अपने सभी रिश्तेदार और दोस्तों से अपने देवर के लिए अच्छी लड़की बताने को कह देती है। एक रोज रात का खाना ना बनाकर एकता जोमेटो से ऑर्डर कर लेती है। फिर खाने के समय कहती है, मम्मी जी मैं दिन भर इधर से उधर करती रहती हूँ ताकि कोई अच्छी लड़की का पता चल जाए देवर जी के लिए। इन सब में ना मैं बहुत थक जाती हूँ। खाना बनाने के लिए सोच रही हूँ कि कोई काम वाली रख लूँ। अरे बाबा, लड़की ढूंढनी है, कोई लोहा नहीं तोड़ना है जो तुम थक जाती हो। खाने वाली रखना है तो रख लो, उसमें कोई बात नहीं है। भाभी ठीक किया कि आज बाहर से खाना मंगवा लिया। बहुत दिनों से कहीं बाहर का खाना नहीं खाया था। सब्जी बहुत अच्छी है ना भैया? हाँ, तुझे तो अच्छी लगेगी, तुम्हें बाहर का खाने का मौका चाहिए बस। भाभी अब काम वाली क्यों रख रही हो? जोमेटो है ना, जब खाना ना बना पाओ तो आज की तरह ऑर्डर कर लेना। अरे बहुत थक जाती हूँ मैं। बहू जो तुझे ठीक लगता है कर, पैसे भी अब तुम्हें ही घर संभालना है। एकता अब और भी शेर हो जाती है क्योंकि अब घर में उसी की चलती। सास से खुला ऑर्डर पाकर एकता के पर और भी ज्यादा निकल जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज आनंद के दोस्त विपुल को पता चलता है कि आनंद अपने भाई के लिए लड़की देख रहा है। विपुल आनंद से कहता है, दोस्त कुछ बात करनी थी तुझसे। अरे बोल ना यार, तुझे इतना क्यों सोचना पड़ रहा है मुझसे कुछ बोलने में? बेधड़क बोल, तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। यार मैंने सुना है तू आयुष के लिए लड़की देख रहा है। हाँ भाई, लेकिन कोई ढंग की लड़की मिले तब ना। तेरी नज़र में कोई लड़की होगी तो बताना मुझे। मुझे अपनी पूनम के लिए आयुष बहुत पसंद है। अरे पूनम का तो मुझे ध्यान में ही नहीं आया। उससे अच्छी लड़की तो मेरे आयुष को मिल ही नहीं सकती। रिश्ता पक्का समझ दोस्त, आज ही मैं घर पर बात करके शादी की तारीख पक्की करके तुझे बताता हूँ। पहले आयुष और बाकी सबसे पूछ तो ले। आयुष पूनम से मिल ले एक बार। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आयुष को पूनम पसंद ही आएगी। आनंद घर जाकर संतोषी और सबको पूनम के बारे में बताता है। तब तो ठीक है, घर बैठे ही रिश्ता मिल गया, और क्या चाहिए। मम्मी जी ऐसे कैसे हम हाँ कर दे? पहले लड़की का पता तो लगा ले। लड़कियों की कमी है क्या? बहुत लड़की मिल जाएगी अपने आयुष के लिए। देखो, मैंने कह दिया है कि आयुष की शादी पूनम से ही होगी। तुम इतने दिनों से लड़की ढूंढने का ड्रामा कर रही हो, अभी तक तुम्हें एक छिपकली भी मिली क्या? यहाँ जान पहचान में अच्छा रिश्ता और घर मिल रहा है तो नाटक शुरू है तुम्हारा। बहू आनंद ठीक कह रहा है। पूनम को ना मैंने पहले भी देखा है, लड़की सुंदर है और उसे सब कुछ आता भी है। अब तो एकता की बोलती बंद हो जाती है। आनंद पंडित जी को बुलाकर शादी की डेट निकलवा लेता है। एकता शादी की तैयारी में लग जाती है। एकता अपने लिए बहुत सुंदर और हैवी लहंगा लेकर आती है। आनंद एकता से कहता है, तुम्हें अभी पूनम के लिए शॉपिंग करनी चाहिए और तुम अपने में ही लगी हो। तुम्हारी शादी नहीं है। तुमसे नहीं होता है तो बोलो, मैं पूनम से कह देता हूँ, वो खुद की शॉपिंग कर लेगी। जो होगा पैसा वो हम दे देंगे। तुम ना ज्यादा बनो मत, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, शादी में सबकी नजर मुझ पर रहेगी। अच्छा, तुम शादी में शॉपिंग के नाम पर बस अपनी ही शॉपिंग करती रहोगी और सबको लगेगा तुम कितना काम कर रही हो। आनंद आयुष से कहता है, आयुष, तुम और पूनम साथ मिलकर कहीं शादी की अपनी शॉपिंग कर लो। तुम्हारी भाभी के सहारे रहोगे तो वो दिखावा करती रहेगी काम करने का, लेकिन कुछ करेगी नहीं। ठीक है भाई, तो मैं चला जाऊंगा पूनम को अपने साथ लेकर। पूनम और आयुष साथ मिलकर शादी की शॉपिंग कर लेते हैं। दिन बीतने लगते हैं। पूनम और आयुष की शादी हो जाती है और पूनम बहू बनकर आयुष के घर आ जाती है। सबको दिखाने के लिए एकता पूनम का गृह प्रवेश बहुत अच्छे से करती है। फिर सबसे पूनम का परिचय करवाती है। पूनम, घर में हम 5 लोग ही रहते हैं। मम्मी जी के तुम्हें रोज पैर छूने होंगे, वो इस घर की सबसे बड़ी है। चलो अब सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। एकता एक सास की तरह पूनम को एक के बाद एक ऑर्डर करती रहती है। पूनम भी एकता के कहे अनुसार सबके पैर छूती है। फिर आनंद कहता है, आयुष, पूनम भी थक गई होगी, उसे कमरे में ले जाओ। जी भैया। मैं भी यही कहने वाली थी। जाओ पूनम, जाओ आराम कर लो, वरना कल सुबह कैसे उठ पाओगी तुम? सुबह तुम्हें बहुत सारे नियम भी करने हैं। जी भाभी। पूनम और आयुष अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन पूनम सुबह
अच्छी बहू की तरह उठकर साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और संतोषी के पैर छूकर कहती है, मम्मी जी बताइए अब मुझे क्या करना होगा? संतोषी कुछ कहती उससे पहले एकता वहां आकर कहती है, मम्मी जी नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारी जिठानी हूं, लेकिन मुझे अपनी सास की तरह ही समझना। मम्मी जी ने तो सब कुछ मुझे ही सौंप दिया है कब से। जी भाभी। अभी तुम मेरे साथ बगल के एक मंदिर में चलोगी, फिर आकर सबके लिए गर्म नाश्ता बना देना। तुम्हारी पहली रसोई का काम भी सलट जाएगा। पहले तो मैंने सोचा कि आज मैं खाना बना दूंगी, फिर मैंने सोचा रोज रोज एक एक रस्म करवाना सही नहीं है, एक ही दिन सब सल्टा देना सही रहेगा, झंझट खत्म। हाँ भाभी ठीक है, तो चले मंदिर? पूनम और एकता मंदिर के लिए जैसे ही निकलते हैं, एकता पूनम से कहती है, पूनम तुम अभी नई नहीं हो ना, सिर पर पल्लू रखो, नहीं तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, आपस में बातें बनाने लगेंगे। जी दीदी। दोनों देवरानी जिठानी मंदिर जाकर आती है। आते ही पूनम रसोई में घुस जाती है और एकता कहती है, पूनम सीधे रसोई में चली गई, ये तक नहीं पूछा कि क्या बनाना है। हमारे घर में पहले सास से पूछा जाता है कि क्या बनाना है, उसके बाद ही कुछ बनाया जाता है। ओह सॉरी भाभी, बताइए क्या बनाना है नाश्ते में? अब से ना मैं आपसे पूछ कर ही कुछ बनाऊंगी। आलू के पराठे और इमली की चटनी। एक काम करो, साथ में पनीर के पराठे भी बना लेना, क्योंकि आनंद आलू के पराठे नहीं खाता। मीठे में खीर बना लो, खीर मुझे बहुत पसंद है, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालना। हाँ भाभी। पूनम नाश्ता बनाती है और सबको परोसती है। नाश्ता खाकर सब खुश हो जाते हैं और आनंद 1100 रुपये निकालकर उसी समय पूनम के हाथ में रख देता है। खाना लाजवाब बनाए पूनम। भैया पैसों की क्या जरूरत थी? अरे भाई कैसे जरूरत नहीं है, खाना सही में बहुत अच्छा बनाया। हाँ खाना तो अच्छा है। सब कोई पूनम को कुछ न कुछ देते हैं। पूनम सबको खिला पिलाकर अपना खाना खाने बैठती है। पूनम को खाता देख एकता कहती है, पूनम ये क्या, तुम नई थाली लेकर खा रही हो? पत्नी का धर्म है अपने पति की झूठी थाली में खाए। हमारे घर में सब अपने पति की झूठी थाली में ही खाते हैं। भाभी मुझे पता नहीं था, लेकिन कल से मैं इनकी थाली में ही खाऊंगी। लेकिन भाभी आप तो अभी अपनी प्लेट में खा रही थी। पूनम की बात सुनकर एकता के तोते उड़ जाते हैं और वो 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, मैं तो तुम्हारे भैया की थाली में ही खाती हूँ, लेकिन क्या कहूँ, तुम्हारे भैया कम नहीं है। उनकी जिद तो तुम जानती हो ना, अपनी झूठी थाली सीधा उठाकर खुद ही धो देते। मैं मजबूरी में कुछ कर भी तो नहीं सकती, वरना मैं कभी नहीं खाती ऐसे। मैं नियम कानून की पक्की हूँ। पूनम एकता की बात सुनकर मन ही मन सोचती है, मेरी जेठानी तो बहुत नियम कानून वाली है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा भाभी कहेंगी। पूनम खा पीकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एकता पूनम के कमरे में जाकर कहती है, पूनम घर की बहू बेटी सुबह के समय सोती नहीं। अभी 2 बजे दोनों भाई दुकान से आ जाएंगे, तुम दोपहर का खाना बना लो, नहीं तो फिर देर हो जाएगी ना। चलो फटाफट खाने में लग जाओ। चावल, दाल, रायता, रोटी और आलू की सूखी सब्जी बना लेना। सलाद और धनिया की चटनी मैं कर दूंगी। तुम अकेले क्या क्या करोगी, मुझे ठीक नहीं लगता अकेले सारा काम किसी एक पर छोड़ देना। ठीक है भाभी, आप चलो मैं आती हूँ। पूनम उसी वक्त उठकर रसोई में चली जाती है और दोपहर के खाने में लग जाती है। एकता हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब सारा खाना बन जाता है और सबके आने का वक्त होता है तो एकता कहती है, चल एकता रसोई में चल, सबको लगना चाहिए ना कि मैं भी बैठी नहीं हूँ, काम कर रही थी। एकता रसोई में जाती है और पूनम से कहती है, पूनम जाओ तुम आराम से बैठो, मैं चटनी और सलाद बना देती हूँ। पूनम काम करके हॉल में आती है। जैसे ही वो बैठती है वैसे ही आनंद और आयुष दुकान से आ जाते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो। रसोई से पसीना पोंछती हुई एकता निकलती है और पूनम से कहती है, पूनम सबका खाना लगा दो। जी भाभी अभी लगाती हूँ। पूनम सबका खाना लगाती है। एकता पूनम कल ही आई है और तुम तब से घर के कामों में उसे लगा रखी हो, ये सही बात नहीं है। हाँ भी ना, मुझे इतना बुरा समझते। मैंने उसे कोई काम पर नहीं लगाया। अब पहली रसोई बनाने का नियम होता है, वो तो करना पड़ेगा ना। और दोपहर के खाने में मैं बराबर उसके साथ ही लगी थी काम में। अच्छा चलो तब तो सही है। पूनम भी जल्दी इस घर में ढल जाएगी। एकता बहू
नाम की तरह तूने घर को भी जोड़े रखा है। हमेशा इसी तरह तू सब कुछ संभाल कर रखना। मम्मी जी, ये भी कोई कहने वाली बात है? सबको ये लगता है कि दोनों देवरानी जिठानी ने मिलकर खाना बनाया है, लेकिन खाना पूनम ने बनाया था। एकता की तो मौज हो जाती है। पूनम आते ही घर के पूरे काम करने लगती है। शाम को पूनम और एकता हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। उसी वक्त संतोषी वहां आ जाती है। संतोषी को देखकर एकता जमीन पर बैठ जाती है। मम्मी जी, आप बैठो। फिर एकता खिरची नजरों से पूनम को इशारे करने लगती है। भाभी क्या हुआ, बोलिए ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब वो कुछ नहीं, मम्मी जी के सामने ऊपर बैठी हो अच्छा लगता है क्या? अब मम्मी जी, आपके पैर दुख रहे हैं, मैं दबा देती हूँ। लाओ भाभी, मैं दबा देती हूँ। पूनम जमीन में बैठकर संतोषी के पैर दबाने लगती है। बहू, जमीन पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ऊपर मेरे पास आकर बैठ जाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी ने मुझसे कहा है जो इस घर का नियम है वो मैं करूँगी। बोलने दे तेरी भाभी को, ऐसा कोई नियम नहीं है। चल ऊपर आकर बैठ जा। पूनम ऊपर आकर बैठ जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एकता अब सारा काम पूनम से करवाती और वाहवाही खुद लूट लेती। एक दिन पड़ोस की एक औरत संतोषी के घर उससे मिलने आती है। संतोषी, सुना है जब से तेरी छोटी बहू आई है तब से वो जब देखो काम करती ही रहती है। बड़ी बहू कुछ करती नहीं क्या? काम वाली लाई हो या फिर बहू? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बहन, तू तो कमरे में बैठी रहती है, तुझे क्या पता चलता होगा? मैं अपनी खिड़की से जब भी देखती हूँ रसोई में पूनम ही काम करती रहती है, छत पर भी पूनम ही कपड़े सुखाने आती है, बाहर कचड़ा भी पूनम ही फेंकती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी एकता ऐसी नहीं है। बाहर खड़ी एकता ये सब सुन लेती है और भागती हुई पूनम के कमरे में जाकर कहती है, पूनम, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपनी देवरानी नहीं छोटी बहन समझती हूँ। हाँ भाभी, बताओ तो क्या हुआ? अरे मुझे टाइम ही नहीं मिलता बाजार के काम से जो मैं घर के काम कर पाऊंगी। अगर कोई तुमसे पूछे कि घर के सारे काम तुम अकेले करती हो तो कह देना हम साथ में काम करते हैं, वरना घर की इज्जत की बात है। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ भाभी। इतने में ही संतोषी पूनम को आवाज देती है। पूनम बेटा, पूरा दिन तुम अकेले ही काम करती हो क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी तो मेरी सास की तरह है, मतलब हम दोनों मिलकर काम करते हैं। आपने ही कहा था ना भाभी जो कहे वो करना। तब तो ठीक है बेटा। पूनम बेचारी दिन रात कुत्ते की तरह काम करती रहती है और घर का कोई भी आदमी इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। संतोषी भी हर बात में उससे कह देती तू एकता से बात कर ले। एक दिन आनंद दुकान से घर जल्दी आता है और उसे एक बार के लिए शक हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, पूनम की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, घर में नजर रखने की जरूरत है अब मुझे। बुआ जी को बुलाना पड़ेगा। आनंद अपनी बुआ पुष्पा को घर बुला लेता है। अचानक अपनी ननद को देखकर संतोषी शॉक्ड हो जाती है। भाभी, बहुत दिन हो गए थे आप सबसे मिले, तो सोचा चली आऊं, इसी बहाने पूनम बहू से थोड़ी सेवा करवा लूंगी। अरे ठीक किया जो आप आ गई। एकता, तुम्हारे हाथों के पनीर पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वो बना कर ले आ बेटा। बुआ जी, मेरे हाथों के तो आपने खाए हैं, अब ना पूनम के हाथों के खाकर देखिए। पूनम, पकौड़े बना देना तो। जी भाभी, अभी बनाती हूँ। पूनम रसोई में जाती है और तुरंत पकौड़े चाय बनाकर लाती है। पकौड़े खाकर संतोषी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन पुष्पा अपनी नज़र गड़ाए रखती है दोनों बहुओं पर और मन ही मन सोचती है, आनंद ने ठीक कहा था, पूनम पर अत्याचार हो रहा है, इसका पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगी। एक रोज़ पुष्पा कहती है, पूनम बेटा, तू मेरे साथ बाजार चल, मुझे थोड़ा सामान लेना है। लेकिन बुआ जी, घर की सारी मार्केटिंग भाभी ही करती हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है हर चीज़ों का। अरे बेटा, तू क्या अभी तक बाजार नहीं गई? अभी तक तो मैं शादी के बाद यहाँ के बाजार नहीं गई हूँ। मेरी मम्मी मुझे बुला रही है, मैं मायके भी एक बार भी नहीं जा पाई हूँ। क्यों क्यों बहू? एकता तो अपनी शादी के तुरंत बाद घूमने गई थी, फिर 1 साल तक तो कितनी बार मायके गई है वो। तू चली जा कल ही। तेरे बाल कैसे हो गए हैं, कंघी भी नहीं करती है क्या तू? क्या करूँ बुआ जी, टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं, मतलब वो
मन ही नहीं करता। आज तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। चल तैयार हो जा, एकता खाना बना लेगी। पुष्पा पूनम को जिद से ले जाती है। एक दिन पूनम घर पर नहीं होती तो एकता बाजार से रात का खाना ऑर्डर करके मंगवा लेती है। रात को जब पूनम और पुष्पा घर आते हैं, बहू, तूने खाना नहीं बनाया क्या? एक दिन तुझे इतना भारी हो गया, अकेले तुझसे खाना नहीं बना तो बाहर से मंगवा लिया। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। मैं ना आज थोड़ा अपने कमरे की साफ सफाई में लग गई थी तो लेट हो गया। अच्छा चलो ठीक है, आज तो सब साथ बैठकर खाएंगे खाना। पर सबसे पहले एकता बैठ जाती है और पूनम वहीं खड़ी रहती है। अरे पूनम, तू क्यों नहीं बैठ रही? हम सबके साथ बैठ जा। बुआ जी, हमारे घर में नियम है ना कि पति की झूठी थाली में ही खाना है, तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? तू पागल है क्या? तुझे किसने कह दिया कि हमारे घर में ऐसे नियम है? मुझे भाभी ने कहा था और मम्मी ने कहा था कि मुझे भाभी की हर बात माननी है क्योंकि वो मेरी सास की तरह है। इतना कहते ही पूनम चक्कर खाकर गिर जाती है। आयुष तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कहते हैं, अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा काम करने के कारण इन्हें कमजोरी आ गई है, रेस्ट की जरूरत है। आयुष का दिमाग गर्म हो जाता है। अब मुझे समझ में आया कि रोज रात को तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों रहता है। तुम्हें बुखार हो जाता है इतना काम करने से। हाँ, मैं जब से आई हूँ तब से तो बस पूनम ही काम करती रहती है एक पैर पर, और एकता बहाने बनाकर बचती रहती है। भाभी को तो कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने तो एकता को ही पूनम की सास बना दिया है। तुम्हें एक बार हम सबसे बोलना तो चाहिए था ना पूनम। एकता, तुमने बहुत गलत किया है। गलती एकता या पूनम की नहीं है, तुम सबकी है, जिन्होंने कभी बेचारी पूनम पर ध्यान ही नहीं दिया। आयुष, तुम पति तो बन गए लेकिन पति होने का कोई फर्ज नहीं निभा पाए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बुआ जी, क्योंकि अब मैं दोनों को अलग कर दूंगा ताकि बेचारी पूनम पर ही सारा लोड ना आए। मम्मी, मैं और एकता नीचे तले में रहेंगे और पूनम ऊपर। कुछ वक्त पूनम और आयुष को खुद के लिए मिल जाएगा। एकता, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें पैंतरे करना है तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। अब इस घर में कोई काम वाली नहीं रहेगी। ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो आनंद, कम से कम काम वाली को तो मत हटाओ। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, समझी? तो जैसे मैंने कहा है वैसे ही रहना होगा, नहीं तो अपना सामान बांधकर घर से चली जाओ। एकता ने पूनम से जो किया था उसका बदला आनंद ले लेता है। अब देवरानी बस बहू बनकर रह जाती है।